फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए सरप्लस के तौर पर ट्रांसफर करने की घोषणा की है। देखिए, पिछले कई दिनों से इस ट्रांसफर के फिगर को लेकर बैंकिंग और फाइनेंस एक्सपर्ट्स द्वारा कयास लगाए जा रहे थे। आरबीआई की इस घोषणा के बाद हमें याद आ गया साल 2019, जब आरबीआई ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ ट्रांसफर करने की घोषणा की और देश का विपक्ष सरकार के खिलाफ हो गया। सड़क पर देखिए, ये कहते ही ये उतर आया कि ये सरप्लस ट्रांसफर सरकार द्वारा की गई डकैती है, आरबीआई बर्बाद हो जाएगा, सरकार सेंट्रल बैंक की आजादी छीन रही है। पर हम पिछले कई वर्षों का सरप्लस ट्रांसफर का फिगर देखें तो यह लगातार बढ़ा है और अब 2026 में 2.87 लाख करोड़ हुआ है। आज हम अपने इस वीडियो में भारत के सेंट्रल बैंक के इसी एस्पेक्ट की समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। पर इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहले हम समझते हैं कि आरबीआई कमाता कैसे है। तो आरबीआई कोई साधारण बैंक नहीं, यह भारत का फुल सर्विस सेंट्रल बैंक है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल से लेकर सरकार की उधारी मैनेज करने तक सब करता है। इसकी कमाई के देखिए कई जरिए हैं। पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स पर ब्याज। आरबीआई भारत के विशाल फॉरेक्स रिजर्व्स को अमेरिकी ट्रेजर बॉन्ड्स, अन्य देशों के सरकारी बॉन्ड्स और सोने में निवेश करता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स ऊंची रही, इस मद से आरबीआई की कमाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर ब्याज। तो देखिए, आरबीआई के पास सरकारी बॉन्ड्स होते हैं और उन पर नियमित ब्याज मिलता है। तीसरा, फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशंस। जब आरबीआई रुपए को स्थिर रखने के लिए डॉलर बेचता या खरीदता है, उस प्रक्रिया में भी मुनाफा होता है। फाइनेंशियल ईयर 19 में इसी वजह से आरबीआई ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया था। इसके अलावा देखिए, करेंसी प्रिंटिंग की सेवाओं पर कमीशन और सरकार की उधारी मैनेज करने की फीस भी आय में जुड़ती है। अब सवाल है कि आरबीआई इस कमाई का करता क्या है। तो देखिए, आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई पहले अपना खर्च निकालता है, नोट छापने का खर्च, कर्मचारियों की तनख्वाह, बैंकों को दिए जाने वाले कमीशन, फिर बचे हुए पैसों में से दो जरूरी रिजर्व्स बनाए जाते हैं। पहला है करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। आरबीआई के पास जो सोना और विदेशी मुद्रा है, उसके मूल्य में बदलाव को यह अकाउंट दर्शाता है। यह आरबीआई की सबसे बड़ी रिजर्व है। दूसरा है कंटिंजेंट रिस्क बफर। यह एक इमरजेंसी फंड की तरह है। मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट ऑपरेशंस में अचानक आने वाले झटकों के लिए यह बफर का काम करता है। इन दोनों रिजर्व्स को बनाने के बाद जो बचता है वही है ट्रांसफरेबल सरप्लस, यानी वो रकम जो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 47 के तहत सरकार को ट्रांसफर होती है। देखिए, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 47 साफ कहता है सभी जरूरी प्रोविजंस और रिजर्व्स बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचे वो सरकार को ट्रांसफर किया जाए। यह कोई मनमानी नहीं, यह कानून है। लेकिन 2019 से पहले एक बड़ी समस्या थी। यह तय नहीं था कि कितनी रिजर्व काफी है, कितना रखें, कितना दें, इसका कोई स्पष्ट फ्रेमवर्क नहीं था। यह मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। दिसंबर 2018 में पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जलान की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने गहन अध्ययन के बाद इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क तैयार किया और अगस्त 2019 में अपनी रिपोर्ट दी। देखिए, कमेटी ने तय किया कि सीआरबी को आरबीआई की बैलेंस शीट के 4.5% से 7.5% के बीच रखा जाना चाहिए और इकोनॉमिक कैपिटल को बैलेंस शीट के 20% से 24.5% के बीच। और यह पहली बार था जब इस पूरी प्रक्रिया को एक स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड फ्रेमवर्क मिला। 2019 में फ्रेमवर्क लागू होने पर पाया गया कि कंटिंजेंसी फंड बैलेंस शीट का 6.8% था, तय सीमा 5.5% से ज्यादा। इसलिए वो एक्सेस 52,637 करोड़ वापस सरकार को ट्रांसफर हुए। साथ में फाइनेंशियल ईयर 19 का पूरा नेट सरप्लस यानी 1.23 लाख करोड़ भी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1.76 लाख करोड़। यह लूट नहीं थी, यह एक स्ट्रक्चर्ड, लॉ बेस्ड, कमिटी रिकमेंडेड ट्रांसफर था। अब आते हैं देखिए उस बड़े नैरेटिव पर। जब 1.76 लाख करोड़ के ट्रांसफर की घोषणा हुई, विपक्षी दलों ने इसे आरबीआई की लूट बताया। कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आरबीआई का खजाना खाली कर रही है, आरबीआई की ऑटोनॉमी खतरे में है, सेंट्रल बैंक कमजोर हो जाएंगे। लेकिन तथ्य क्या थे? यह ट्रांसफर ना पहली बार था, ना असंवैधानिक था। फाइनेंशियल ईयर 17 में 30,659 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 18 में 50,000 करोड़ पहले ही ट्रांसफर हो चुके थे, उसी सेक्शन 47 के तहत, बिना किसी विरोध के। देखिए, दुनिया भर में यही होता है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपना सरप्लस नियमित रूप से यूएस ट्रेजरी को ट्रांसफर करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी यूके ट्रेजरी के साथ इसी तरह का एमओयू है। फर्क सिर्फ यह था कि 2019 में रकम बढ़ी थी क्योंकि आरबीआई का मुनाफा रिकॉर्ड था और पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के तहत एक्सेस रिजर्व्स की वापसी हुई थी। ये ट्रांसपेरेंसी थी, ओपेसिटी नहीं। अब देखिए 2026 में क्या हुआ।
आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 2,86,588 करोड़ यानी करीब 2.87 लाख करोड़ सरकार को ट्रांसफर किए। यह 2019 के ट्रांसफर से करीब 63% ज्यादा है। आरबीआई की ग्रॉस इनकम फाइनेंशियल ईयर 26 में 26.42% बढ़ी। नेट इनकम 3.95 लाख करोड़ तक पहुंची। आरबीआई की बैलेंस शीट 20.61% बढ़कर 91.97 लाख करोड़ हो गई। इस बार देखिए आरबीआई ने सीआरबी को 6.5% पर मेंटेन किया और उसमें 1.09 लाख करोड़ डाले, पिछले साल से दोगुना से भी ज्यादा। यानी रिजर्व्स भी मजबूत किए और सरकार को भी ज्यादा दिया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि देश की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत हुई, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े, आरबीआई का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेहतर हुआ और सबसे बड़ी बात, बिमल जलान कमेटी का फ्रेमवर्क काम आया। और वही विपक्ष जो 2019 में डकैती चल रहा था, आज बिल्कुल चुप है। तो दोस्तों जवाब साफ है, 2019 में जो डकैती बताई गई थी वो दरअसल एक पारदर्शी, कानूनी और एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर आधारित प्रक्रिया थी और उसी फ्रेमवर्क की बदौलत आज आरबीआई हर साल रिकॉर्ड सरप्लस सरकार को दे रहा है, रिजर्व्स को मजबूत रखते हुए। विपक्ष की आदत है हर मुद्दे पर हंगामा खड़ा करना बिना समझे, बिना तथ्यों के, लेकिन तथ्य हमेशा सामने आते हैं। अगर ये जानकारी काम आई है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।